लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनू अपना रिवैक्यूएशन करने आया था। वो देखता है कि यहाँ पे काफी सारी प्रेस आई हुई है। वो मन में कहता है क्या प्रेस को पहले पता चल चुका है कि क्या हुआ है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोई मुझे पहचान नहीं रहा। आगे वो कहता है अब मैं हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग के अंदर कैसे जाऊँ? जिनू अंदर जाने की तो कोशिश करता है, लेकिन उसे एक सिक्योरिटी गार्ड रोक देता है। वो उसे कह रहा होता है कि क्या तुम एसोसिएशन के लिए काम करते हो? तुम इन रिपोर्टर्स को नहीं देख रहे क्या? ऐसे उनके सामने से तुम नहीं जा सकते। जिनू उसे कहता है मैं ऐसे यहाँ पे नहीं आया हूँ, मेरी यहाँ पे अपॉइंटमेंट है। लेकिन फिर भी वो सिक्योरिटी गार्ड जिनू से कहता है अभी अंदर जाना मना है, चलो वापस चले जाओ। ली मिसंग मन में कह रहा होता है ये गधा कौन है? मैं तो चाहता हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड इसे लात मार के निकाल दे। सिक्योरिटी गार्ड जिनू पे चिल्ला के कहता है तुम्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तभी पीछे से मिस्टर गोगोनी आ जाते हैं और वो उस गार्ड से कहते हैं आखिर तुम्हें किसने कहा कि उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं है? वो लड़का मेरा गेस्ट है। फिर वो ली से कहते हैं मिस्टर ली तुम जानते हो ना तुम्हें यहाँ पे प्रेस रखने की परमिशन किसने दी है? मिस्टर ली एकदम से पैनिक हो जाता है और वो कहता है कि हाँ मुझे पता है सर। फिर मिस्टर गो और जिनू अंदर जाने लगते हैं। ये देख के प्रेस वाले कहने लगते हैं कि आखिर वो कौन था? चेयरमैन उसके साथ एसोसिएशन के अंदर क्यों गए हैं? क्या किसी को पता है कि वो कौन है? इनकी बातें सुन के मिस्टर ली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कह रहा होता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा शो बिगाड़ने की। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि उसके बारे में पता करो जो अभी चेयरमैन के साथ अंदर गया है। मैं भी तो देखूं वो कितना ग्रेट है। सिक्योरिटी गार्ड करता है ठीक है। आगे हम देखते हैं कि ली पर से सभी रिपोर्टर का ध्यान हट चुका था। वो बहाना बना के सीधे एसोसिएशन के अंदर जा रहा होता है, लेकिन जुनजुल और दो एजेंट उसे रोक देते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारा इवैक्यूएशन का टाइम निकल चुका है। अभी दूसरा हंटर रिवैक्यूएशन कर रहा है और ये रिवैक्यूएशन 11 बजे तक चलेगा। तब तक किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। ये सुन के मिस्टर ली काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो अपने मोबाइल में टाइम चेक करता है और 10 साढ़े 10 बजे थे। ये देखकर वो मन में कहता है क्या मुझे अभी भी आधा घंटा रुकना पड़ेगा? कोई दूसरा अवेक हुआ हंटर यहाँ पे आया है। ये वही हंटर हो सकता है जिसे चेयरमैन खुद अंदर लेके गए हैं। मिस्टर ली जिनसुल से कह रहा होता है रिपोर्टर्स पहले से ही यहाँ पे आ चुके हैं और मेरा इवैल्यूएशन 11 बजे रखा है, तो मुझे अभी अंदर जाना होगा। इसके बारे में तो चेयरमैन को भी पता है। क्या फिर भी तुम मुझे अंदर जाने से रोकोगे? लेकिन तभी ली जिनसुल से धीरे आवाज में उससे कहता है सुनो दोस्त, तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ? मैं हूँ ली मिसंग, द ओनली वन ली मिसंग। लेकिन जिनचुल से कहता है 11 बजे तुम्हारा री एवेल्युएशन होगा, तभी तुम अंदर जा सकते हो। मिस्टर ली थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वो जिनचुल से कहता है तुम्हें पता भी है ना यूजुन कंस्ट्रक्शन हंटर एसोसिएशन का सबसे बड़ा स्पॉन्सरशिप है। मेरे पापा ली वॉन ग्यू उसी कंस्ट्रक्शन के वाइस प्रेसिडेंट है। जरा इसके बारे में सोचो कि हम कितना पैसा एसोसिएशन को देते हैं। तुम्हें तो मेरे सामने झुकना चाहिए। और तुम रिपोर्टर को नहीं देख रहे क्या? उनके सामने तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? क्या तुम इसके परिणाम झेलने के लिए तैयार हो? लेकिन जिनचुल उसे कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। ये सुन के ली काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो जिनचुल को चिल्ला के कहता है आखिर तुम खुद को क्या समझते हो? उस हंटर में ऐसी क्या बात है? जिनचुल अपना चश्मा निकाल देता है और रेज वाली आंखों से उसे कहता है अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम इसके परिणाम झेलने के लिए तैयार हो? मिस्टर ली जिनचुल को ऐसा देख के काफी ज्यादा डर जाता है। आगे हम मिस्टर गो और जिनू को देखते हैं जो कि इवैक्यूएशन रूम की तरफ जा रहे होते हैं। उधर बेक और चोई पहले से ही आए होते हैं। हमें पता चलता है कि वो दोनों यहाँ पे 1 घंटे से वेट कर रहे थे। आगे मिस्टर को जिनू से कहते हैं लास्ट यस रैंक के हंटर को अवेक हुए 2 साल हो चुके हैं और ऊपर से हंटर गिल्ड ने तुम्हारी स्ट्रेंथ को देख लिया है, तो वो तुम्हें अपने गिल्ड में लेने के लिए मर रहे होंगे। फिर जिनू और मिस्टर को इवैक्यूएशन रूम में आ जाते हैं। ये थोड़ा सा अलग रूम है। यहाँ पे एक एजेंट जिनू से कहता है आपकी रिवैक्यूएशन करने से पहले हमें आपकी स्किल को देखना होगा। फिर जिस हिसाब से आपकी स्किल होगी उसको उसी कैटेगरी में सेट किया जाएगा। आप कौन सी स्किल यूज कर सकते हैं? जिनू अपने एक मेज शैडो को समन करता है और कहता है मैं ये कर सकता हूँ। एजेंट कहता है क्या आपने ये समन किया है? क्या आप बीस्ट को समन करने के कैपेबल है? मिस्टर गो जिनू से कहते हैं मिस्टर संग तुम बस इतना ही समन नहीं कर सकते है ना? जिनू समझ जाता है। वो मन में कहता है अब झूठ बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला। पहले ही काफी लोगों ने मुझे एक्शन में देख रखा है। मैंने अभी अभी काफी हाई और को मेरा शेडोज बनाया है, तो ये रहा। जिनू अपने काफी सारी शेडोज को समन कर देता है और वो इस एजेंट से कहता है मैं ऐसे 100 और को समन कर सकता हूँ। मिस्टर गो, बेक और चोई ये नजारा देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आगे वो एजेंट कहता है क्या तुम ऐसे 100 और को समन कर सकते हो? ये तो इम्पॉसिबल है। बेक जिनू को देख के हैरानी से अपने मन में कह रहा था इसके पास तो हद से ज्यादा मैजिक की कैपेबिलिटीज है। जब मैं इसे पहले मिला था तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। ये तो काफी आश्चर्यजनक फर्क है। मैं उसकी पावर को महसूस कर पा रहा हूँ, उसके सामने मेरी पावर कुछ भी नहीं है। जिनू अपना एस रैंक का लाइसेंस देख रहा था। तभी बेक जिनू से कहता है मिस्टर सन क्या मुझे आपका थोड़ा सा वक्त मिल सकता है? पर जिनू से कहता है माफ कीजिए मेरा कुछ काम
काम अधूरा रह गया है, मुझे उसे पूरा करने जाना होगा। जुनू अपना जाने लगता है, तभी बेक जुनू से कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उस रास्ते से नहीं जाता। पर जुनू को लगता है कि वो उसे काफी अच्छा ऑफर देंगे और वो अगर उनके ऑफर को नहीं लेगा तो उसे काफी बड़ा रिग्रेट होगा। वो बाहर आ जाता है, उसके सामने काफी सारी लाइट चमकने लगती है। इसे देख के जुनू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और न्यूज में बताया जाता है कि संग जुनू नया एस रैंक हंटर है। इससे सबको पता चल जाता है कि जुनू एस रैंक हंटर है। आगे हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाते हैं। अपनी बेइज्जती बचाने के लिए लियो प्रेस के सामने कहता है मैं भले ही लो रैंक का आऊं, फिर भी मैं मैजिक बीट से लड़ूंगा, जिससे मैं अपने फैंस को खुश कर सकता हूं जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे वो काफी सारी बकवास की बातें करता रहता है। आगे हम देखते हैं कि प्रेस वाले को कोई कॉल करके बता देता है कि साउथ कोरिया के 10th एस रैंक हंटर की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। ये सुन के सारी प्रेस बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। प्रेस वाले न्यू एस रैंक हंटर की ही बात कर रहे थे। मिस्टर ली भी अपने मोबाइल के अंदर न्यू एस रैंक हंटर की फोटो देखते हैं और उसे तो पता ही था कि वो कौन है। आगे प्रेस वालों को ये भी बात पता चल जाती है कि एसोसिएशन वालों ने इवैक्यूएशन सेंटर को न्यू एस रैंक हंटर के लिए बंद किया है, ना कि लिम मिशन के लिए। फिर हम देखते हैं कि सारी की सारी जो प्रेस है ना वो एस रैंक हंटर के लिए निकल जाती है। मिस्टर लिम बस देखता ही रह जाता है। एसोसिएशन के मेन एंट्रेंस गेट के सामने प्रेस वाले न्यू एस रैंक हंटर के बारे में पूछ रहे होते हैं। मिस्टर ली की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो कह रहा था कि आज ही के दिन नए एस रैंक हंटर को आना था। आगे हमें माइन के लीडर को दिखाते हैं जो अपने मोबाइल में जुनू की फोटो देख के कह रहे होते कि जुनू न्यूज के अंदर क्या कर रहा है। तभी वो तगड़ा बंदा कहने लगता है मुझे तो पता ही था, उसने जब मुझे पहली बार घूर के देखा था तभी से मुझे उस पे शक है। आखिर उसने क्या क्राइम किया है। लीडर तगड़े बंदे को वो न्यूज दिखाता है। उस न्यूज को देखकर तगड़ा बंदा लूला हो जाता है। हर कोई जुनू की ही खबर को देख रहा था। यू जुनू के पापा को भी ये बात पता चल जाती है। वो कहते हैं कि एसोसिएशन ने अभी ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है जिसमें जुनू एक एस रैंक मेज टाइप हंटर है। यू जुनू भी वही होता है। उसके पापा उससे पूछते हैं क्या तुम उसे रिक्रूट कर पाए। यू जुनू ने कहता है पापा मुझे माफ कर दो, मैं उसे मना नहीं पाया। जुनू ने मुझसे कहा कि वो अपना खुद का गिल्ड बनाने वाला है और उसने मुझे ये भी कहा है अगर मैं तैयार हूँ तो वो मुझे अपने गिल्ड का वॉइस मास्टर बनाने के लिए भी तैयार है। ये सुन के यू जुनू के पापा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे वो यू जुनू से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है हमने यूजिन गिल्ड को क्यों बनाया है। यू जुनू कहता है क्योंकि हंटिंग बिजनेस में काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। उसके पापा उसे कहते हैं अभी मेरे पास इतना पैसा है कि कई जन्मों तक कम नहीं पड़ेगा। तुम्हें लगता है थोड़े पैसे कमाने के लिए मैं इन मेजर गिल्ड से झगड़ा कर रहा हूँ। यू जुनू पूछता है तो आखिर रीजन क्या है। उसके पापा कहते हैं हम सबकी रक्षा करने के लिए। आज के दिन के हंटर काफी तेजी से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। आगे जाके एक ऐसा भी टाइम आएगा एक हंटर की ताकत इतनी ज्यादा होगी कि वो पूरे देश की फोर्स से भी भिड़ सकता है। इनको नेशनल लेवल के हंटर्स कहा जाता है। एक एस रैंक का हंटर इसके सामने बच्चे जैसा है। ये नेशनल लेवल के हंटर उनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लीगल सिस्टम और गवर्नमेंट पे हम हमेशा निर्भर नहीं रह सकते। मैं एक ऐसा गिल्ड बनाना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ भरोसे वाले हंटर ही आए, जिन पे हम ट्रस्ट कर पाए, जिन पे हम डिपेंड रह पाए। और मुझे लगता है कि तुमने पहले से ऐसे किसी एक को ढूंढ लिया है, तो तुम्हें मैं यूजिन गिल्ड का लीडर बनाने के लिए अप्रूव देता हूँ। ये सुन के यूजिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। आगे उसके पापा उसे कह रहे होते कि गिल्ड को अच्छे से बनाओ, उसे अच्छे से फैलाओ, स्ट्रॉन्ग हंटर्स को जमा करो जिसपे तुम्हें यकीन हो और उनसे अच्छी दोस्ती करो। फ्यूचर में यही हंटर्स तुम्हारी रक्षा करेंगे। यूजिन अपने पापा से कहता है थैंक यू पापा, लेकिन मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये सुन के यूजिन के पापा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे वो अपने पापा से कहता है कि मैं जिनू के गिल्ड में जाने वाला हूँ। आगे हमें जिनू को दिखा दे जिसके सामने रिपोर्टर्स उसकी काफी तस्वीरें खींच रहे थे। जिनू मन में कहता है ये मेरे सामने इतने सारे रिपोर्टर्स क्या कर रहे हैं, ये ली मिशन की फोटो क्यों नहीं खींच रहे। आगे मीडिया के सवाल शुरू हो जाते हैं। वो जिनू से पूछते हैं कि मिस्टर संग क्या आप सच में एक ई रैंक के हंटर थे जो एसोसिएशन का एक पार्ट था। अभी आप रीअवेक हुए हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो रोज रोज देखने को मिलती है। आपको कैसा महसूस हो रहा है। आगे हम देखते हैं कि बेक ने फिर से जिनू के कंधे पे हाथ रख दिया था। वो उसे कहता है कि इनसे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है, इससे तुम्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, आओ हम तुम्हें घर तक ले जाएंगे। पर जिनू अचानक से वहाँ से बहुत स्पीड से दूसरी जगह जाता है और साइड में जाके अपना चेहरा छुपा के वो वहाँ से निकलने लगता है। सब प्रेस वाले हैरान हो जाते हैं। वो कहते कि अभी ये क्या हुआ। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर चोई मिस्टर बेक से कहते हैं वो एक मिच टाइप का हंटर है, फिर भी उसके पास शारीरिक एबिलिटीज भी काफी ज्यादा एक्सेलेंट है। लेकिन मिस्टर बेच उसको कुछ भी जवाब नहीं देते क्योंकि वो जिनू की स्पीड को देख के काफी ज्यादा हैरान थे। वो मन में कहते हैं कि वो काफी ज्यादा फास्ट है, बहुत ही ज्यादा, इतना फास्ट कि मेरी आंखें भी उसे देख नहीं पाई। मुझे पहले से ही पता था कि वो स्ट्रांग है, लेकिन ये बात स्ट्रेंथ की नहीं है। अभी जिस तरीके से वो हिला, मैंने इवेल्युएशन रूम में उसके माना के लेवल को महसूस किया था। लास्ट टाइम जब मैं उसे मिला था, अब वो तब से भी ज्यादा स्ट्रांग बन गया है। मुझे पक्का यकीन है कि संग जुनू अभी भी हमसे ज्यादा पावरफुल है। बेक पीछे मुड़ के जाने लगता है। वो फिर से मन में
में कह रहा होता है कि उसकी रीअवेकिंग तो अभी अभी हुई है, तो इतना जल्दी वो इतना स्ट्रांग बन जाए इसका कोई भी सेंस नहीं बनता। आगे बेक काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है। वो कहता है कि शायद वो रीअवेक हुआ ही नहीं, शायद वो एक ऐसा हंटर है जो लगातार लेवल को अप कर सकता है। आगे हम डोंग्स को भी देखते हैं, वो भी न्यूज देख रहा होता है और उसे भी पता चल जाता है कि जुनू जिंदा है और वो एक एस रैंक का हंटर बन गया है। फिर हमें जुनू को दिखाते हैं जो कि हंटर के मार्केट में आ जाता है। वहाँ वो एक सेलर को ऑर्ब ऑफ ओवराइज दिखाता है। उसे देख के वो सेलर कहता है, मैंने आज तक काफी सारे आर्टिफैक्ट देखे हैं पर आज तक ऐसा रेड क्रिस्टल बॉल मेरे पास कभी नहीं आया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस मैजिकल ऑर्ब के एम्प्लीफिकेशन रेट 100% है। सबसे फेमस आर्टिफैक्ट भी 50% से ही एम्पलीफाई करता है। मिस्टर चोई इसके लिए काफी पैसे देंगे। आगे वो सेलर जुनू से कहता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। जुनू उनसे कहता है कि मुझे ये डंजन के अंदर से मिला। सेलर मन में कह रहा होता है, क्या सच में ऐसे आर्टिफैक्ट डंजन के अंदर होंगे भी। आगे वो जुनू से कहता है कि क्या आप उसे ऑक्शन में रखना चाहेंगे, ये पक्का अच्छे प्राइस में बिकेगा। जुनू कहता है कि हाँ, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। जुनू मन में कहता है कि मुझे जल्दी से डंजन को क्लियर करना है ताकि मैं हॉली ऑफ वाटर को बना सकूं। उसके लिए मुझे एक ऐसा आर्टिफैक्ट चाहिए जो कासल के अंदर की फ्लेम से मुझे प्रोटेक्ट करे। जुनू सेलर से पूछता है कि मुझे एक ऐसा आर्टिफैक्ट चाहिए जो मुझे आग से बचाए। क्या कोई ऐसा आर्टिफैक्ट सेल पे है। सेलर थोड़ा सा सोचने लगता है। जुनू कहता है कि क्या ऐसे आर्टिफैक्ट को ढूंढना मुश्किल है। सेलर कहता है बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ऐसे आर्टिफैक्ट तो आराम से मिल जाते हैं। जुनू उनसे कहता है कि पर मुझे तो ऑनलाइन नहीं मिला। सेलर उसे कहता है कि उस टाइप के आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा महंगे होते हैं, ज्यादातर वो इंटरनेट पे सेल करने के लिए नहीं रखते, लेकिन ऑफलाइन अगर उसको आप ढूंढ रहे हो तो वो आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि फायर बहुत ही कॉमन टाइप का मैजिक है जो अटैक के लिए यूज किया जाता है। जुनू मन में कह रहा होता है कि हाँ, ये सही कह रहे हैं। मिस्टर सॉन्ग और चोई जोंग ये दोनों फायर वाला मैजिक का यूज करते हैं। मेरे मेज शैडोज और टस्क भी उसे यूज करते हैं। सेलर जुनू को कहता है कि मेरे पीछे आइए। आगे हम देखते हैं कि सेलर जुनू को उसके इन्वेंटरी में ले जाता है जहाँ काफी सारे सूट होते हैं। सेलर जुनू से कहता है कि क्या आपने पहले ऐसा कुछ देखा है। जुनू उनसे पूछता है कि इतने कम ग्लास के लेयर के अंदर क्या वो आर्टिफैक्ट प्रोटेक्टेड है, और देखा जाए तो यहाँ पे दूसरी कोई सिक्योरिटी भी नहीं दिख रही। सेलर जुनू को बताता है कि ये ग्लासेस माना से इम्ब्यूट है, ये इतने स्ट्रॉन्ग है कि ए रैंक का हंटर अपनी पूरी ताकत से भी वार करेगा तभी ये ग्लास नहीं टूटेगा। जुनू कहता है कि क्या ये सच है। सेलर कहता है अगर आपको विश्वास नहीं तो आप ट्राई करो, और अगर ग्लास क्रैक भी हुआ तो इसके अंदर का आर्टिफैक्ट मैं आपको फ्री में दे दूंगा। जुनू मन में कह रहा होता है, हाँ मैं महसूस तो कर पा रहा हूँ इन ग्लास में माना इम्ब्यूट तो है, पर क्या सच में ये इतना स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। जुनू रेज में आ जाता है और अटैक करने जा रहा था। उसे ऐसा देख के सेलर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो जुनू को तुरंत रोक देता है और कहता है कि मैं सीरियस नहीं था, अगर ग्लास सच में टूट गया तो हंटर गिल्ड के इलाइट मेंबर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। हमारे ऑक्शन कमेटी ने उनके साथ एक सिक्योरिटी आर्ग्यूमेंट साइन किया हुआ है। सेलर मन में सोच रहा था, इसने तो मुझे खुद को मेज टाइप का हंटर बताया था, तो ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों हो रहा है। आगे जुनू उनसे पूछता है कि क्या आपके पास ऐसा कोई वेपन है जो मैं चला सकता हूँ, जैसे कोई ड्रैगर। सेलर कहता है कि हाँ हमारे पास बिल्कुल है, और वो जुनू को वेपन स्पेशलिस्ट के साथ भेज देता है। तभी वो नोटिस करता है कि ग्लास पे एक क्रैक आ गया है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कब हुआ। वो कहता है उसने तो ग्लास को छुआ तक नहीं, तो फिर ये क्रैक कैसे आ गया। आगे वेपन का सेलर जुनू को वेपन दिखाता है, पर वो जुनू के पास ऑलरेडी होते हैं। आगे जुनू को पता चलता है कि उसके जो शॉप के अंदर की वेपन है ना, वो यहाँ से काफी ज्यादा सस्ते हैं, इसलिए वो सोचने लगता है अगर शॉप में से वेपन इतने सस्ते हैं तो इस ऑप को यहाँ पे बेचने का तो मेरे पास कोई कारण ही नहीं बनता। आगे हमें वाइट गिल्ड में दिखाते हैं जहाँ बेक अभी भी जुनू के बारे में ही सोच रहा था। वो कहता है कि क्या ये पॉसिबल है, एक हंटर जो लगातार लेवल अप कर सकता है। मैं जब अपने इनलाइनमेंट स्टेट में होता हूँ तो मैं अपने दुश्मन की स्किल को देख सकता हूँ और मैं उनकी पावर लेवल को भी महसूस कर सकता हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि जब मैं संग जुनू को रेड गेट पे मिला था तब वो अभी से वीक था। मैं भी कितना नादान हूँ, उसके जैसा कोई स्ट्रॉन्ग दूसरों के गिल्ड में क्यों ही ज्वाइन होगा। वो तो खुद ही अपना गिल्ड बना सकता है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में कौन सा गिल्ड नंबर 1 है या 2। अगर वो लगातार स्ट्रॉन्ग बन सकता है तो वही हमेशा नंबर 1 रहेगा। चोई और मैं उसके पीछे लग के बस खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आगे हमें जुनू के अपार्टमेंट को दिखाते जहाँ उसके अपार्टमेंट के नीचे काफी सारे रिपोर्टर आ चुके थे। वहाँ पे मिस्टर आहन और वो लेडी भी जुनू से मिलने आई थी, पर अभी उन्हें लगता है कि इतनी भीड़ में वो उससे नहीं मिल पाएंगे। जिन्ना ऊपर से रिपोर्टर को देख रही थी। वो जुनू से कहते हैं कि ये रिपोर्टर तो अभी भी बिल्डिंग के नीचे है। प्रेस वाले जिन्हा की भी फोटो निकालने लगते हैं, वो तुरंत छुप जाती है। जिन्हू जिन्हा से पूछता है क्या मैं नीचे जाके उनसे कहूँ कि यहाँ से चले जाए। जिन्हा कहती है नहीं ऐसा मत करो, तुमको पहले ही इंटरनेट पे काफी ज्यादा हेट वाले कमेंट आ रहे हैं, आग को और बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जिन्हू उसे कह रहा होता है कि मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे हेट कमेंट मिल रहे हैं। जिन्हा उसे बताती है तुम्हें याद नहीं, तुमने रिपोर्टर को कुछ भी कहे बिना वहाँ से निकल गए। वैसे भी जाने दो, मुझे इन लोगों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत
जरूरत नहीं है और तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए। तभी दरवाजे पे रिंग बजती है। जुनू को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अभी वो सामने के दरवाजे की रिंग भी बजा रहे हैं, उनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। जिन्हा पीछे से डरते हुए कहती है, नहीं जुनू ऐसा मत करो। जुनू दरवाजे को खोल देता है और बाहर कोई और नहीं बल्कि यू जिनू होता है। जुनू अपना बैग पैक करके आया होता है। वो रोते रोते जुनू से कहता है, सर मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। ये सुन के जुनू का पूरा मूड ही खराब हो जाता है। आगे जुनू उससे कहता है, पर मुझे तो लगा था तुम्हारे पास रहने के लिए जगह है। यू जुनू कहता है, जहाँ मैं रहता था वो जगह मेरे पापा के नाम पर है। सर मैं क्या आपके साथ रह सकता हूँ? जुनू से पूछ रहे होते कि जुनू ये कौन है, क्या तुम इसे जानते हो? जुनू कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, और वो दरवाजे को बंद कर देता है। यू जुनू बस रोता रहता है। आगे हम देखते हैं कि यू जुनू की माँ उसे पापा से कह रही होती कि आज आप उसके साथ कुछ ज्यादा ही कठोर नहीं हुए। जुनू के पापा कहते हैं, उसे सच में कुछ करना है तो उसे खुद के दम पर करना चाहिए, उसे खुद का रास्ता पक्का करना चाहिए, इसके बजाय वो दूसरे के लिए काम करना चाहता है। लेकिन तभी अचानक से यू जुनू के पापा को चक्कर आने लगा। आज के तो 4 गार्ड थे ना, तो सिर्फ तुम 3 ही यहाँ पर कैसे आए? आगे जुनू को याद आता है कि उसने किहुन को बचाते हुए एक गार्ड को उधर ही दफना दिया था। आगे जुनू अपने 2 शैडोज को अंदर जाने को कहता है। एक शैडो को वो कहता है, अब तुम मेरे सिस्टर को गार्ड करोगे और दूसरे दोनों को तुम बैकअप के लिए यूज कर सकते हो। गार्ड शैडो जिन्हा की शैडो में चला जाता है। आगे जुनू कहता है, शायद मुझे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का पूरा इलाका ही सिक्योर करना चाहिए, इसलिए वो अपने काफी सारे शैडोज को समन करता है और उन्हें कहता है, अब से तुम लोगों का ग्रुप अड़ोस पड़ोस की देखरेख करेगा और ध्यान रखना कि तुम्हें राउंड लगाते हुए कोई देख ना ले। अभी जाओ और इस एरिया को पेट्रोल करो। शैडोज तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। आगे जुनू कहता है, अगर कोई खूनी भी दिखा वो भी मेरे शैडो सोल्जर से नहीं जीत सकता, अगर वो कोई हाई रैंक का हंटर ना हो तो। मुझे लगता है ये मेरा सोसाइटी के लिए छोटा सा योगदान है। आगे हम जुनू और यू जुनू को देखते हैं जो कि गाड़ी से डाइसिंग टावर की तरफ जा रहे थे, वही टावर जिसे जुनू डीमन कासल के अंदर जा सकता है। जुनू यू जुनू से पूछता है कि कल रात तुम सो पाए या नहीं? यू जुनू कहता है, हाँ आजकल के मोटल्स काफी अच्छे हैं, उनके अंदर काफी सुविधाएं भी है। जुनू कहता है कि अच्छी बात है, जब तक मैं गिल्ड के लिए कोई ऑफिस की जगह नहीं ढूंढ लेता ना, तुम तब तक वही रहना। जुनू मन में कहता है, मुझे नहीं लगा था कि वो गिल्ड मास्टर की पोजीशन के लिए मना कर देगा, लेकिन उसने ये मेरे लिए किया है तो मुझे उसके बारे में कुछ बुरा नहीं कहना चाहिए। यू जुनू से पूछता है, सर आप इतनी सुबह डाइसिंग टावर की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या आपका कोई काम है वहाँ पे? हालांकि जुनू उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। आगे वो टावर के पास पहुँच जाते हैं। जुनू गाड़ी से उतर जाता है और यू जुनू से कहता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा। जुनू डंजन के अंदर आ जाता है और वो देखता है कि सामने पूरी जगह आग से भरी हुई है। जुनू कहता है, इसलिए मैं पहले से ही तैयारी करके आया हूँ। हम देखते हैं कि जुनू ने अपने बॉडी पे कुछ नए आइटम्स लगाए हैं जिससे वो आग से बच जाएगा। जुनू ने विंड रोब और एक रिंग पहनी है जिसका कोई नाम नहीं है, उसके अंदर वाटर का मैजिक है। थोड़ा ही आगे चलने के बाद जुनू को एक क्वेस्ट मिलता है। इस बार उसे डीमन किंग बारान जो कि इस डंजन के टॉप फ्लोर पे है, उसको हरा के उसकी सोल को कलेक्ट करना है, जिससे उसे 3 रिवॉर्ड मिलेंगे, जिनमें से एक है टॉप टियर र्यून स्टोन, दूसरा वो अपने किसी भी एक स्टैट को 30 से बढ़ा सकता है, और तीसरा अभी नहीं बताया गया, वो क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद मिल जाएगा। जुनू कहता है, ये रिवॉर्ड्स तो लास्ट के रिवॉर्ड से काफी बेहतर है। आगे हमें टॉप टियर स्टोन के बारे में बताया जाता है। इस स्टोन को तोड़ने से जुनू को कोई भी एक जॉब स्पेसिफिक स्किल मिलेगी। अभी जुनू के पास 3 स्किल है, एक शैडो एक्सट्रैक्शन, दूसरा शैडो प्रिजर्वेशन और तीसरा शैडो मोनार्क का डोमेन। जुनू मन में कहता है, मेरे पास 3 जॉब स्पेसिफिक स्किल तो है और सभी काफी काम की है, अगले स्किल के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। आगे सिस्टम 1 से 76 तक के फ्लोर को ओपन कर देता है। वो जुनू से पूछता है कि तुम्हें किसके अंदर जाना है। जुनू कहता है कि मुझे 76 फ्लोर पे जाना है और वो 76 फ्लोर पे आ जाता है। यहाँ पे काफी सारे बड़े डीमंस थे और पूरी जगह तबाही से भरी हुई थी। यहाँ पर आते ही जुनू टच को ऑर्ब ऑफ ऑरेंज देता है, जिससे टच सामने का पूरा एरिया अपने फ्लेम से खत्म कर देता है, जिससे काफी सारे डीमंस मर जाते हैं और जुनू को काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिल जाते हैं। जुनू कहता है, उसके पास ऑरेंज का ओप था, लेकिन फिर भी उसकी पावर मुझे कुछ कम लग रही थी। लगता है जब ये मेरा शैडो बन गया है तब उसकी पावर थोड़ी सी कम हो गई है। जुनू आगे कहता है, ऑरेंज का ऑफ मैजिक को डबल करता है, तो मुझे इसे टच को तभी देना चाहिए जब इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी। आगे हमें हॉस्पिटल में दिखाते हैं जहाँ डॉक्टर यूजुनो के पापा से कहते हैं कि आप 2 दिन से सोए हुए थे। यूजुनो के पापा कहते हैं, शायद मैं कुछ ज्यादा ही थक गया था, क्या मेरी बॉडी के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि आप किसी हंटर या किसी आविक के संपर्क में थे? जिन्हों के पापा कहते हैं, एक हंटर? आप अचानक से मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? डॉक्टर उनसे कहता है, आपने कभी इटर्नल स्लम्बर के बारे में सुना है? ये सुन के यूजुनो के पापा काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आगे हमें इटर्नल स्लम्बर के बारे में बताया जाता है। पेशेंट जो इटर्नल स्लम्बर से पीड़ित हो जाते हैं वो अपनी कॉन्शियसनेस को यानी चेतना को फिर से हासिल नहीं कर सकते। इसका सीधा मतलब ये नहीं
कि वो जाग नहीं सकते। जब वो नींद में रहते हैं पेशेंट की जिंदगी तुरंत कम हो जाती है। उनको जिंदा रखने का बस एक ही तरीका है, उनको एक लाइफ फोर्स का डिवाइस दिया जाता है जो कि माना से चलता है। ये इटर्नल स्लंबर तब से होने लगा जब अचानक से गेट दिखने लगे। इस बीमारी ने कईयों की जान ली जो लाइफ सपोर्ट डिवाइस को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आगे डॉक्टर यूजुनो के पापा से कहते हैं जो पेशेंट इटर्नल स्लंबर से पीड़ित है वो पहले काफी कमजोरी महसूस करते हैं और बाद में वो नींद से उठ नहीं पाते। यूजुनो के पापा पूछते हैं तो इसका हंटर से क्या लेना देना है। डॉक्टर बताते हैं ऐसा कहा जाता है कि माना का इटर्नल स्लंबर से काफी गहरा संबंध है। कुछ लोग नेचुरली माना को सहन नहीं कर पाते और इटर्नल स्लंबर के लक्षण उन लोगों में दिख जाते हैं जो काफी समय से माना वाले पीपल के साथ रहते हैं। आपको एसेंस स्टोन, माना क्रिस्टल और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जिनके अंदर माना पाया जाता है। अचानक से ये आपके साथ हुआ है, इसका कुछ तो कारण हो सकता है। मिस्टर यू, क्या आपके घर में कोई हंटर है? डॉक्टर की यह सब बातें सुन के जुनू के पापा को काफी ज्यादा दुख होता है। वो कहते हैं कि इतने सारे लोगों में से वो ही नेचुरल शिकार बन गए। लेकिन आगे वो कहते हैं मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। आगे हमें जापान के एक आइसलैंड को दिखाते हैं जहाँ एक जिंदा एंट पहुंच जाती है। आगे हमें उसी आइसलैंड पे दो हंटर्स को दिखाया जाता है जिनमें से एक कहता है यहाँ पे कोई बीस्ट नहीं है इसलिए यहाँ पे कितनी शांति है ना। वो यहाँ पे काफी सारी बातें करते हैं। आगे हमें पता चलता है कि इनमें से एक डी रैंक का और एक ई रैंक का हंटर है। एक हंटर कहता है अगर हम किसी गेट को ढूंढने में काफी ज्यादा देर लगाएंगे तो शायद डंजन ब्रेक भी हो सकता है और उसके वजह से ये पूरा टाउन भी खत्म हो सकता है। तो हमें माना मीटर से जितना जल्दी हो सके उतना गेट को ढूंढना होगा और इस आइसलैंड के बाहर के हंटर से हमें हेल्प के लिए कांटेक्ट करना होगा। उनको यहाँ आने में 3 दिन लग जाएंगे इसलिए हमें कुछ भी हो जाए गेट को 3 दिन पहले दिखने से ही लोकेट करना होगा। तभी एक हंटर को एंट दिख जाती है। वो तुरंत दूसरे हंटर से कहता है मिस्टर नोबावा वहाँ पे देखिए वो क्या है। उसे देख के वो लोग कह रहे होते कि क्या वो कोई पर्सन है। आगे हमें जिनू को दिखाते हैं जो कि डंजन के अंदर डीमन से लड़ रहा होता है। वो कहता है जब से मेरे इंटेलिजेंस के स्टैट्स बढ़े हैं अब मैं और भी शैडोज को एक्सट्रैक्ट और प्रिजर्व करके रख सकता हूँ। मैं इन डीमंस को भी एक्सट्रैक्ट कर पाता तो मेरे पास बहुत ही बड़ी आर्मी बन जाती। आगे जिनू कहता है अब मैं अपने सारे सोल्जर को एक साथ यहाँ नहीं घुमा सकता, अब यहाँ से मुझे लिमिट से काम करना चाहिए। फिर जिनू अपने शैडो से कहता है यहाँ से हम 6 ग्रुप में डिवाइड होने वाले हैं और वो 6 टीम्स को बना भी लेता है। फिर जिनू उनसे कहता है कि तुम्हारे लिए 2 काम है, एक डिवाइड होना है और जो भी इनमें दिखेगा उसे खत्म कर देना है। दूसरा तुम्हें फ्लोर का एंट्री परमिट मिले तो तुम्हें मुझे बता देना है। तो जाओ। और हम देखते हैं कि सारे के सारे शैडोस अपना काम करने लग जाते हैं। इवैक्यूएशन गेट की तरफ देख के जुनू कहता है मुझे सारे आइटम्स को छोड़ देना चाहिए और एंट्री परमिट को ढूंढना चाहिए। मेरा मेन काम है मुझे जितना जल्दी हो सके उतना टॉप फ्लोर पे जाना है। आगे हम देखते हैं कि जुनू को काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाते हैं। वो कहता है मेरे सोल्जर्स को जाके जरा सा भी टाइम नहीं हुआ और मुझे इतने सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे हैं, ये काफी अच्छी बात है। अब मुझे इधर उधर भाग के अपना टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जुनू पोशन पीते हुए अपने मन में कह रहा होता है मेरे मेजेस और चलने वाली सेना को थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है क्योंकि इस वाले फ्लोर पे काफी सारे डीमन हाई रैंक के हैं। मुझे पोशन लगातार पी के अपने माना को रिकवर करते रहना होगा। आगे हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ टैंक का लेवल 10 से बढ़ गया होता है। ये देख के जिनू मन में कह रहा होता है मेरा भी तो लेवल अप हुआ है लेकिन मेरी शैडोज के लिए ये फर्क काफी बड़ा लगता है। आगे जुनू 18th फ्लोर तक आ चुका था। वो कहता है मैं 18th फ्लोर तक आ चुका हूँ लेकिन अभी तक मुझे एंट्री परमिट नहीं दिखा। शायद यहाँ पे कोई और भी स्ट्रॉन्ग डीमन हो जिसके पास वो मिले। तभी अचानक से जिनू का माना कम होने लगता है। उसे पता चल जाता है कि उसके शैडोज को कोई डिस्ट्रॉय कर रहा है। जिनू के शैडोज लगातार डिस्ट्रॉय हो रहे थे और जल्दी से वो रीजनरेट भी नहीं हो रहे थे। जिनू को पता चल जाता है कि ये आयरन की टीम के साथ हो रहा है। उसे यकीन नहीं होता कि आयरन से भी ज्यादा पावरफुल डीमन यहाँ पे है। अभी उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो अपने शैडोज को वापस बुला लेता है। हमें अगले दिन दिखाते हैं। जिनू कहता है मैंने अपनी सेना को वापस बुला लिया क्योंकि उन पे लगातार अटैक हो रहा था। टीम बी और इग्रिस की टीम भी काफी बार हार रही थी। इस फ्लोर पे डीमंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। टस की टीम इग्रिस की टीम के आगे थी। वो जो भी है उन्होंने टस की टीम को छोड़ दिया और सीधे हाई और की तरफ निकल गए जो कि टीम ए है। क्या ये डीमंस ने इसीलिए किया क्योंकि वो टस को नहीं हरा सकते? शायद वो उन्हीं को निशाना बना रहे हैं जिन्हें वो हरा सकते हैं। वो इतने होशियार है कि अपने अपोनेंट की स्ट्रेंथ को समझ सकते हैं। उन्होंने जानबूझकर हाई ऑर्क जो टीम बी में है उन पे अटैक किया क्योंकि उनका नेक्स्ट टारगेट टैंक है। जिन्हों गायब होके टैंक के पास आ जाता है। वो देखता है कि एक डीमन नोबेल और उसके 3 नाइट्स वहाँ पर आ जाते हैं। वो टैंक को काफी तेजी से डैमेज दे रहे थे। ये सब देख के जिन्हों
मन में कहता है तो इसलिए मेरे शैडो सोल्जर जल्दी से रीजनरेट नहीं हो पा रहे थे। आगे हम देखते हैं कि डीमंस टैंक पे लगातार काफी अटैक कर रहे होते हैं। जुनो समझ जाता है कि उसके शैडो से यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते और वो गायब मोड को बंद कर देता है और सीधा वो डीमन नाइट्स के सामने आ जाता है। एक डीमन नाइट जुनो पे काफी तेजी से अटैक करता है पर जुनो उसे एक ही अटैक में खत्म कर देता है, जिससे जुनो को 3000 EXP मिल जाती है। आगे वो काफी तेजी से दूसरे नाइट को भी खत्म कर देता है। ये सब देख के डीमन का नोबल डरने लगता है। जुनो कहता है मैं ये हमेशा से ही जानना चाहता था कि डीमंस भी डरते हैं या नहीं, लगता है मुझे आज मेरा जवाब मिल गया। वो नोबल डीमन जुनो पे अटैक करता है पर जुनो उसे काफी आसानी से डॉज कर देता है। जुनो मन में कहता है उसने मेरे सर, गर्दन और दिल, ये मेरे सारे वाइटल पॉइंट पे अटैक कर रहा है। जुनो समझ जाता है कि डीमन कासल के डीमंस का पावर लेवल कैसा है। सबसे पहले लो रैंक के डीमन जो कि D रैंक के है, फिर मिड रैंकिंग के डीमन जो C रैंक के है, फिर हाई रैंकिंग डीमन जो B रैंक के, फिर टॉप रैंकिंग डीमन जो A रैंक के, फिर डीमन लॉर्ड्स और डीमन नाइट्स जो कि A+ रैंक के, और आखिर में डीमन नोबल और मिड लेवल बॉसेस S रैंक के है। जुनो नोबल पे अपने ड्रैगर से बहुत ही स्पीड से अटैक कर देता है, जिससे नोबल की स्वॉर्ड टूट जाती है। आगे जुनो उसके मुंह को पकड़ के अपने ड्रैगर से उसे स्टैब करने वाला था, उतने में वो नोबल सरेंडर करता है। जुनो मन में कहता है ये अजीब है, आजकल मैं ऐसे ही बीच से मिल रहा हूँ जो ह्यूमन की भाषा बोल सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये तो एक डीमन लड़की होती है। वो कहती है मुझे माफ कर देना, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं, प्लीज सिर्फ मेरी जान बख्श दो। जुनो उससे कहता है तुमने मेरे सोल्जर्स पे अटैक किया और अब तुम मुझे तुमको माफ करने को कह रही हो। वो लड़की कहती है हाँ मैं जानती हूँ हमने काफी ज्यादा खतरनाक सीन बना दिया है, हालांकि ये गार्डियन होने के नाते हमारा काम है, हम ऐसे ही खड़े होकर तमाशा नहीं देख सकते थे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी पर्सन ने सारे डीमंस को खत्म कर दिया है, तो मुझे माफ कर दो, मैं बस अपना काम ही कर रही थी। जुनो उसे कहता है मैंने बाकी सबको तो मार दिया, तो ये क्या ठीक है कि तुम ऐसे अपने लाइफ की मुझसे भीख मांगो। डीमन लड़की जुनो को बताती है एक नाइट की ड्यूटी है कि वो अपने मास्टर की रक्षा करे, वो नाइट खुश हो जाएंगे जब तक मैं जिंदा हूँ। जुनो मन में कहता है ये कितनी खुदगर्ज डीमन है, वो काफी ह्यूमन जैसी दिखती है, तो मुझे उसे स्टैब करने में अच्छा फील नहीं होगा। लेकिन तभी डीमन जुनो पे पीछे से अटैक करने के बारे में सोच रही थी और वो जुनो पे अटैक कर भी देती है, पर टस्क हिमो प्रोटेक्शन का यूज करता है, जिससे जुनो को कुछ भी नहीं होता। जुनो वो रेज वाली आंखों से डीमन की तरफ देखता है और उसे कहता है तुम ये क्या कर रही थी। इस बार तो डीमन सीधा जमीन पे सर लगा देती है। वो जुनो से कहती कि मेरी जान मत लो, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दे दूंगी। जुनो मन में कहता है इसे कुछ शर्म भी है या फिर ये कुछ ज्यादा ही आशा रखने वाली है। टस्क लेविटेशन स्किल का यूज करके डीमन को हवा में उठा लेता है। जुनो उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे एंट्री परमिट दे सकती हो। डीमन बताती है कि हाँ, मेरे क्लान ने उसे कहीं दूर रखा है, अगर तुम मुझे उनके पास ले जाओगे तो मैं तुम्हें परमिट दे सकती हूँ। जुनो मन में सवाल करने लगता है डीमन परमिट को क्यों गार्ड कर रहे हैं। आगे वो कहता है इसलिए मुझे अभी तक वो नहीं मिला, मुझे नहीं पता था कि वो कहीं और सेपरेट लोकेशन पे है। डीमन लड़की कहने लगती है मुझे तो ये भी पता है कि ऊपर वाले फ्लोर के परमिट भी कहाँ पर है, अगर तुम मेरे सेफ्टी की गारंटी लेते हो तो मैं और मेरा क्लान तुम्हें गाइड करेंगे। जुनो मन में सवाल करने लगता है ये तो काफी अच्छी ऑफर है, लेकिन मैं इस पे विश्वास कर सकता हूँ क्या। जुनो उसके काफी क्लोज जाता है और उस पे ब्लड लस्ट स्किल का यूज करता है। वो उस डीमन की आंखों में देख के कहता है क्या मैं तुम पे विश्वास कर सकता हूँ। इसे देख के डीमन काफी ज्यादा डर जाती है। वो डर के कहने लगती है कि मैं कसम खाती हूँ मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। जुनो कहता है कि अच्छी बात है, जब तक तुम मुझे उस परमिट तक नहीं ले जाती मैं इस जगह को शांति से छोड़ दूंगा। वो डीमन उसे थैंक्स कहती है। जुनो उसे पूछता है लेकिन ये सब कहने से पहले मुझे तुम एक बात बताओ, आखिर तुम लोग हो कौन। आगे हमें जापान के उसी आइसलैंड को दिखाते हैं जहाँ उस एट ने हर जगह पे तबाही करके रखी है और उसने उधर के सारे ह्यूमंस को भी मार दिया है। हमें फिर से जुनो की तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ डीमन कहते हैं कि मेरा नाम है एलिस और मैं राइडोरी क्लान की सबसे बड़ी बेटी हूँ। आगे वो अपने क्लान के बारे में बतानी चाह रही थी, लेकिन तभी जुनो उसे रोक देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये सब नहीं पूछ रहा, पता नहीं ये मॉन्स्टर जिस सवाल को मैं ढूंढ रहा हूँ उसका जवाब दे पाएगी भी या नहीं। लेकिन आगे जुनो उसे पूछता है क्या तुम्हें तुम्हारे सर में कोई आवाज सुनाई देती है जो ह्यूमंस को मार दो ऐसा कहती हो। ये सुन के एसिल थोड़ा सा शॉक हो जाती है, वो थोड़ा सा सोचने लगती है और जुनो से कहती है हमें लगातार आवाज तो आती है पर वो मैं जहाँ पे हूँ उस जगह को
प्रोटेक्ट करने को कहती है। जुनू समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर किसी अलग कारण के लिए है। आगे वो मन में कहता है मैजिक बीस्ट को ह्यूमन को मारने के लिए कहा जाता है और मॉन्स्टर्स को डंजन को प्रोटेक्ट करने को कहा गया है। शायद इनके लिए मैं किसी मैजिक बीस्ट की तरह हूँ। आगे जुनू उसे पूछता है तो तुम्हें ये आवाजें कब से सुनाई दे रही है? डीमन कहती है जब मैं इस जगह पे जागी हूँ। ये सुन के जुनू थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो मन में कहता है इसका मतलब कि ये ओरिजिनली किसी और जगह से है। शायद ये क्लू मुझे सिस्टम के अंदर कैसे काम करता है इसके बारे में कुछ बता पाए। आगे जुनू से पूछता है तुम इस कासल में जागने से पहले कहाँ पे रहती थी? वो कहती है डीमन रेल्म में। हम अचानक से खुद को एक दिन यहाँ पे पाया। आगे जुनू से पूछता है तुम डीमन रेल्म में क्या करती थी? लेकिन वो कुछ बता पाए। सिस्टम उसके आवाज को ग्लिच करने लगता है, लेकिन डीमन फिर भी बताती है कि हम वॉर की तैयारी कर रहे थे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।